नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जेके एसएसबी के एस्पायरेंट लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ करेगा कौन? समाज में इस तरह की धारणा, इस तरह की विचारधारा बन गई है कि लोग ये मानने लगे हैं कि आजकल अगर कोई करप्ट ऑफिसर होगा या जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, उनको बचाने का हर संभव प्रयास जो है वो किया जाता है। और ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग, सरकारों में बैठे लोग वो तिकड़म लगा रहे होते हैं, चालें चल रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि लोग मूर्ख बन रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग सब जानते हैं और समय का जरूर इंतजार लोगों को करना पड़ता है। और ये बातें इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जेके एसएसबी के अंदर जितने भी ऑफिसर थे, ऊपर से लेकर नीचे तक, उन सबको ट्रांसफर कर दिया गया है। और उसका कारण क्योंकि इनके ट्रांसफर से ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व थे। अगर ये थे तो इनके ऊपर कार्रवाइयां क्यों नहीं की गई? और अगर कार्रवाइयां आपको नहीं करनी है और इसी तरह से इन लोगों को बचाना है, क्योंकि ये लोग अगर यहां गलत कर रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह पे भी गलत करेंगे और गलत लोग कुर्सियों पर रहें, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि मतलब सरकारें ये चाहती हैं कि ये रहें, इन पर कार्रवाई हो ताकि इन लोगों की जो शक्तियां हैं, पावरें हैं, ये थोड़ी सी कम हो, इनको थोड़ा समझ आए, अकल आए कि गलत करने के परिणाम क्या होते हैं। और समाज में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, लेकिन मैसेज देने वाले भी जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट जो असिस्टेंट हैं, उनके एस्पायरेंट हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि उनकी लिस्ट जो है वो निकल जाएगी, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि उनकी लिस्ट जो है वो स्क्रैप करने की रिकमेंडेशन दी गई है, लेकिन अब तक स्क्रैप नहीं की गई है। अब ये लिस्ट स्क्रैप होगी नहीं होगी, इसमें भी असमंजस है। और कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि एलजी साहब पर यहाँ पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अब ये कौन लोग हैं जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं? क्या ये करप्शन होना देना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, या फिर इनकी कुछ और विचारधारा है, कुछ और नीतियां हैं? लेकिन जो जेके एसएसबी के एस्पायरेंट हैं वो संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए विंकल शर्मा है हमारे साथ स्क्रीन के ऊपर। विंकल जी, नमस्कार दीपक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो भी इस समय घटित हो रहा है, जो भी ट्रांसफर जेके एसएसबी के अंदर हुई, नए ऑफिसर आ रहे हैं, पुराने वाले जा रहे हैं, इससे क्या आप सभी लोग संतुष्ट हैं या नहीं? दीपक जी, जो आपने ये बात कही कि ट्रांसफर हो रही है, एक सैलाब जो है ट्रांसफर्स का जेकेएसएसबी में आया, जी। इससे संतुष्ट होने वाली बात कोई है नहीं, क्योंकि हमारी उन जो एम्प्लॉयज थे जेकेएसएसबी में, उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारी कोई उनके साथ ज्यादती मामला नहीं था। हमारा ये था कि भाई जेकेएसएसबी का ये फर्ज बनता है कि एक एग्जाम को ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट कराए, लेकिन उनका ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए, ट्रांसफर ठीक है, जेके अगर वो उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में आई है तो ट्रांसफर हुई होगी, लेकिन ट्रांसफर के साथ साथ जो लोग इस पूरी एग्जाम प्रक्रिया में शामिल थे, वो चाहे टेंडरिंग हो, चाहे वो ओएमआर की रखवाली हो, चाहे वो पेपर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करें, किसी भी टाइम पे वो अगर वहां शामिल थे, उसके बावजूद अगर एग्जाम की जो क्रेडिबिलिटी है वो सवालों के घेरे में आई, आज जांच हो रही है, या उनके द्वारा किए गए बाकी सारे एग्जाम जो जो सवालों के घेरे में आए हैं, तो उनका कौन दोषी है, उसको सजा दिए बिना, उसको बिना किसी पूछताछ के, सीबीआई की कार्रवाई के, उनको वहां से हटा दिया गया और उनको ट्रांसफर करके कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। और ये एक चीज और भी देखो, यहाँ बात आएगी कि जेकेएसएसबी के एम्प्लॉय जिनका नाम आया हुआ था, उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? वो वापस जेकेएसएसबी जाते रहे, वो जाते रहे, वहां कोई भी सबूत किसी दूसरे पेपर के साथ लिंक्ड जो होंगे, स्वाभाविक है कि वहां से वो मिट गए होंगे। तो बचाना कौन चाह रहा है? इनको कौन लोग हैं इनको बचाना चाहते हैं? जो देखिए, तंत्र में शामिल लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके साथ है जो ये कर रहा है। मैं एलजी साहब पे या गोयल साहब पे या चीफ सेक्रेटरी साहब पे ये नहीं, उनपे ये इल्जाम नहीं है, क्योंकि उनपे, उनके नजर में जब ये चीजें आई, उनके संज्ञान में आई, उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ एक ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके जो निर्णय आने के बाद कुछ लोग हिल से गए हैं, कुछ लोग कभी इधर कभी उधर घाट घाट पे घूम रहे हैं, ताकि
इस ऐसी जो एलजी साहब ने एक मुहिम शुरू करी है इंसाफ देने की और गलत के साथ गलत करने की जो प्रक्रिया उन्होंने एक बड़ी तेज रफ्तार के साथ एक कार्रवाई करने की जो शुरू करी है, वो मुझे लगता है उसको थामने के लिए उन्होंने इधर उधर के जो हाथ पैर वो मार रहे हैं, उसी के कारण ऐसा हुआ है। नहीं, हाथ पैर कहाँ मार रहे हैं, वो तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि एलजी साहब जो है वो यहाँ से चले जाएं और कोई ऐसा ऑफिसर आए जो इस तरह के फैसले ना ले। ये भी सोचकर, और ये सब जो सिनेरियो इस समय जम्मू के अंदर चल रहा है, कश्मीर के अंदर, तो ये देख के बड़ी विडंबना होती है। लेकिन मुझे ये जानना आपसे कि सीबीआई की कार्रवाई जो है उससे क्या आप संतुष्ट हैं या आपको लग रहा है ये स्लो हो गई है? देखो जी, सीबीआई की कार्रवाई तो मैं उससे संतुष्ट हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, उसमें संतुष्टि वाली कोई बात नहीं। सीबीआई अपना कार्रवाई कर रही है। सीबीआई जो है सरकारी एक जांच एजेंसी है और बड़ी एक प्रोफेशनल एजेंसी है। वो जब काम करती है तो उसका एक अपना तरीका रहता है। लेकिन मैं पहले थोड़ा ध्यान लेना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं जब सवाल कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपसे नहीं, मैं आपके पीछे जितने भी एस्पायरेंट हैं उन सब की विचारधारा जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग संतुष्ट हैं। नहीं बिल्कुल, मैं वही जो मैं यहाँ आपके सामने रखना, मेरी अकेले का पर्सनल का कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इशू था ही नहीं। ये जो जम्मू कश्मीर का यूथ है जो करप्शन के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो वो एक जो हमारा स्लोगन था यूथ अगेंस्ट करप्शन, उसके जो खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जो युवा खड़ा हुआ है, उसकी बात है कि जो कार्रवाइयां थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो चेयर पे बंदा उस टाइम पे था, उनको ये चीज इसके लिए कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उनको पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि उनकी डेलिबरेटली उन्होंने कुछ चीजें करी हैं, कुछ चीजें उनके सामने हुई है कि अगर एक कंपनी ब्लैक लिस्ट थी, उसको ओएमआर कराने के लिए क्यों पेपर दिया गया, उसके ओएमआर पेपर क्यों कराने के लिए दिया गया, और बाद में जब अगर उनके ध्यान में ये चीजें नहीं थी तो उनका ये जिम्मेवारी बनती थी कि जो कंपनियां टेंडरिंग प्रोसेस में आ रही हैं वो उनको उनके बारे में उनका डिटेल पता करे। पूरे देश में एग्जाम होते हैं, जो डाटा हमने दिया वो तो सारा का सारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो डेलिबरेटली चीजें नहीं करना चाहते थे। और इसके साथ साथ जेकेएसएसबी का स्टाफ का काम क्या है? एग्जाम कंडक्ट कराना। वो कोई बजट स्पीच नहीं बनाते हैं जी, वो कोई टाउन प्लानिंग नहीं करते वहां बैठ के। एक एग्जाम में कौन सी कंपनी आ रही है, उनकी डिटेल क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये अगर वो चेक नहीं कर सकती है तो किस काम की बैठी है? इतना एम्प्लॉय क्यों खड़ा करा है? क्योंकि वैसे तो कुछ और कर नहीं रही वो। नहीं इसमें नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप सीबीआई के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। जी, सीबीआई के बारे में थोड़ी सी ध्यान देना चाहूंगा। आपकी बात कर रही है, माफी चाहूंगा। देखो जी, आपसे एक छोटी सी बात है कि सीबीआई को इस एंगल को भी देखना चाहिए। सीबीआई के एफआईआर हमने देखी, उसमें जो धाराएं लगाई गई है बड़ी ऐसे बड़ी सॉफ्ट सी धाराएं लगाई गई हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं ना, सीक्रेसी ब्रीच करी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है इन्होंने। वहां पे कौन सी कंपनी आ रही है, ये इतनी हमें 4-4 महीने हो गए स्टडी करते हुए, इन्फॉर्मेशन निकालते हुए, तब जाके हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई ये कंपनी ने, इस कंपनी ने ये एग्जाम कराया। तो ये कैसे पता चल गया कि एग्जाम टेंडरिंग प्रोसेस हुई है पेपर से पहले? क्योंकि पेपर से कुछ दिन पहले ही जब कंपनी बदली इन्होंने, तो बाकी लोगों को कैसे पता चल गया? कहीं ना कहीं अंदर से किसी ना किसी ने ब्रीच करा है, वो इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाई है। और चेयरमैन साहब, उस समय के जो चेयरमैन साहब थे, उनसे पूछताछ होनी चाहिए इस मामले में कि एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर कैसे दिया गया। क्या जब प्रेजेंटेशन, जैसे आज आप देख लेंगे प्रेजेंटेशन, चेयरमैन साहब का एफआईआर में नाम है, जो पहले चेयरमैन है उनका नाम था इस एफआईआर में? जी नहीं, उनका नाम नहीं है। वो समय वो चेयरमैन थे, उस समय पीएम थे वो कुपवाड़ा के, तो उनका नाम नहीं। हाँ हाँ जी जी, तो आप कंटिन्यू करें। सीबीआई का जो ध्यान है, मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि इन लोगों ने डेलिबरेटली ये चीज की, अपनी चेयर का मिसयूज किया है और कुछ ऐसे लोगों को फेवर करा है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पूरे देश में खराब है। ये ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जिन्होंने मतलब एग्जाम कराए, चाहे वो है मेरिट ट्रैक का तो सारा कच्चा चिट्ठा सामने है सबके, मेरिट ट्रैक का, उसमें वो मीडिया में आई हुई चीजें हैं, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं, न्यूज पोर्टल्स, बड़े बड़े जो न्यूज पोर्टल, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे, टाइम्स नाउ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें इन्होंने जो है वो पब्लिश, उनमें न्यूज पब्लिश हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई हम अपने मुंह से बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जेकेएसएसबी को ऐसा मैकेनिज्म खड़ा करना चाहिए कि भाई जैसे ही कोई कंपनी टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है, उसका जो बैकएंड पे उसका पहले, इससे पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर जेकेएसएसबी ये नहीं कर सकती है तो बोले भाई, और कुछ नहीं तो आप जो टेंडरिंग प्रोसेस में कंपनियां आ रही हैं वही जो है उन्हीं के बारे में तो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। एम्प्लॉय 20 एम्प्लॉय 25 एम्प्लॉय ट्रांसफर होने में से किसी एक एम्प्लॉय के अकाउंट में नहीं। इसके अलावा मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की
जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी गई थी, उसमें रिकमेंडेशन दी गई थी कि इसे स्क्रैप कर दिया जाए, लेकिन ये अभी तक स्क्रैप हुई नहीं है। क्या ये स्क्रैप होगी या फिर एलजी साहब पर जिस तरह से ये लोग प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं उसका कोई परिणाम यहाँ पर आने वाला है और ये लोग इसमें कोई फिल्ट्रेशन करने वाले हैं? देखिए दीपक जी, मैं आपकी दो बातों से बड़ा, दोनों का अलग, एक तो जो है उनके ऊपर दबाव की जो एक राजनीति चल रही है वो, और दूसरा उसका जो अभी परिणाम, जो रिपोर्ट, जो रिकमेंडेशन दिया उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इन दोनों बातों का अलग अलग जवाब देना चाहूंगा। पहले मैं आपकी दबाव वाली जो राजनीति वाली, दबाव की राजनीति जो चल रही है, तो हमने देखा कैसे एक बड़ी राजनीतिक पार्टी, यानी कि उनकी खुद की राजनीतिक पार्टी के कुछ लीडर जाके कुछ लोगों को ये खुद कह रहे थे कि हाँ भाई आप करिए, आप हमारी ये सुनते नहीं है। ये कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपको भी पता है वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स कौन से थे जिन्होंने इतने हार्श स्टेप लिए हैं, उनको उनके सपोर्ट में नहीं थी ये पार्टी के कुछ कार्यकर्ता या पार्टी के कुछ बड़े लीडर। तो स्वाभाविक है इनके लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि दिल्ली में कोई किसी ने नहीं अप्रोच करी, दिल्ली में अप्रोच करी होगी, जो उस समय खबरें करी, मैं उनका खंडन, ना उनका खंडन एलजी प्रशासन ने करा, ना भाजपा ने करा है, ना किसी और पार्टी ने करा है। लेकिन अगर ऐसी खबरें चल रही हैं तो स्वाभाविक रूप से जो लॉबी जम्मू कश्मीर में पेपरों की एक धांधली करने के लिए फेवर में रहती थी हमेशा, वो कर रही है। और इसका एक चीज आप देखेंगे, इसका कहां से दिखता है, यही वो पार्टियां जिन्होंने बड़े बड़े स्कैम किए पेपरों में, जेके बैंक में स्कैम, जेके बैंक में जो धांधली हुई, पेपर जो स्क्रैप हुआ, उसको लेके क्या बात करें, बैकडोर एंट्रियों को वाले बोले, उस समय बैकडोर एंट्रियों वाले, जो जेके बैंक में बैकडोर एंट्रियां जिन लोगों ने करी, वो लोग भी एलजी साहब के अगेंस्ट हुए, एलजी साहब को उन्होंने भी दबाव बनाने की कोशिश करी। वो लोग जिन्होंने जेके बैंक के पैसे खा लिए, डकार गए, वो लोग इसमें शामिल हुए। उन लोगों ने, जिन लोगों ने खुद अपने परिवार के सदस्यों को सिर्फ एक सिंगल रिक्रूटमेंट, एक एडवर्टीज, पोस्ट एडवर्टीज करा के उसमें भर्ती करवाया हो, और ऐसे लोग जब एलजी साहब पे दबाव बनाने की कोशिश करते हो, जाहिर है दबाव की राजनीति है, बच्चों को बरगलाया जाता है कि हाँ आप करिए करिए, जबकि हमें भी पता है और उन बच्चों को भी पता है कि हाँ इसमें ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं। जब सीबीआई की कार्रवाई हुई है उसके बाद उन बच्चों को भी पता चला कि हाँ जो एस्पिरेंट्स है, स्वाभाविक है कि भाई, मैं ये नहीं कहता सारे के सारे चोर है, लेकिन कौन चोर है कल तक उनको भी नहीं पता था, उनके साथ ही खड़े थे लोग, उनको भी नहीं पता था। ऐसे पीएसआई के दौरान हमारे साथ भी हुआ कि हमारे साथ ही खड़े थे कुछ लोग थे और उनका हमें पता नहीं था, तो हम किसी को भी ये क्लीन चिट नहीं देते। रही बात फाइनेंस को, जो स्क्रैप की रिकमेंडेशन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो मेरी एलजी साहब से मांग, एलजी साहब इंतजार किस बात का, ये वही कंपनियां, वही एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ काम कर रही है, इसी कंपनी ने और भी कई जगह काम करा है। क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, हम अगर बाकी पूरे देश की एग्जांपल ले, हाल ही में हमारे सोशल मीडिया पे भी कुछ न्यूज जो है वो सर्कुलेट हुई है, और वैसे भी बड़े बड़े न्यूज पोर्टल, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने जो छापा है उसमें क्या आया है दीपक जी, उसमें सामने आया कि इतने साला पेपर स्कैम हो रहे हैं, और धांधलियों का जो, देखिए ये लोग हर धांधली के बाद इवॉल्व होते हैं। इस बार हमने सिबलिंग वाला इनका ट्रेंड देखा, उसके बाद इनका हमने देखा कि इन्होंने पुरानी जो बैक डेट में इनका जो जिन लोगों ने कुछ धांधलियां करी थी उनका एकेडमिक रिकॉर्ड जो था वो क्वेश्चनेबल था। लेकिन ये जो आज सवाल उठता है कि भाई ऐसे उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देख के सवाल नहीं उठाया जा सकता, तो भाई हम ठीक है जेएंडके में, जेएंडके वाले जो यूथ है, जो हम लोग बोल रहे हैं पागल है, मान लेते हैं आपकी बात, ऐसे ही सवाल मध्य प्रदेश में भी उठे थे, ऐसे ही सवाल कर्नाटका में भी उठे, ऐसे ही सवाल यूपी में भी उठे हैं, गुजरात में भी उठे हैं। टॉपरों पे ही सवाल उठते हैं क्योंकि कुछ टॉपरों पे संदेह किया जाता है, वो डेलिबरेटली नहीं किया जाता क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा होता है, उनको देखा जाता है। कुछ लोग जो एस्पिरेंट है वो बेवकूफ नहीं है, वो भी पढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ पढ़ने वाले, उन्हीं के प्राध्यापक, उन्हीं के टीचर जो लोग हैं, वो ये चीजें उनके नजर रखी होती है, वो बताते हैं। और जब उन्होंने ये चीजें बताई हैं दीपक जी, ऐसा मैं नहीं समझता कि हाँ मैं जाति तौर पे मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर आज हम बोल रहे हैं तो जो 5-5.5 लाख युवा जो है, यूथ जो जॉब के लिए रेगुलर एप्लीकेंट रहता है किसी ना किसी जॉब के लिए, अभी तो वो भी नंबर कोरोना के बाद इंक्रीज हो गया है, ये उनकी बात है, ये कोई 200-300 की बात नहीं है। एग्जाम प्रोसेस फेयर हो, बस इतनी सी हमारी डिमांड है और हमारा हक है ये चीज। और एग्जाम गया है, मैं रिकमेंडेशन की बात में बोल रहा हूँ कि अगर रिकमेंडेशन गया है तो वो होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो जिस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, अभी तो फिल्ट्रेशन वाली बात आपको सही नहीं लग रही है? देखिए फिल्ट्रेशन अगर होता, मेरे सही लगने से दीपक जी कुछ नहीं होता, अगर मैं कुछ भी बोलूं तो जिस कमेटी ने, आपको अगर ऐसा लगता है, कुछ लोगों को आज कुछ राजनेता बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है वो आर के गोयल साहब की जो उनकी कैपेबिलिटी है उस पर सवाल उठाते हैं,
जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उनकी कैपेबिलिटी के सवाल, और सबसे बड़ी बात वो प्रश्न चिन्ह गवर्नर माननीय एलजी साहब के ऊपर, उनकी कार्यशैली पर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। क्योंकि गवर्नर साहब ने कमेटी, एलजी साहब ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी में जो 3 लोग थे, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े करने के लिए ये लोग कुछ आ रहे हैं सामने। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है जो उन्होंने करा उस समय ऐसे तो है नहीं कि वो एक दिन बैठे हैं चाय पीते पीते हाँ जी इसको स्क्रैप कर दो। स्वाभाविक है कुछ जानकारियां उनके पास सीआईडी से गई होंगी, कुछ जानकारियां जो है पुलिस से गई होंगी, जेकेएसएसबी से गई होंगी, तो फिर उसके बाद ही रिपोर्ट बनती है। एक लॉ सेक्रेटरी जो उस समय थे, उन लॉ सेक्रेटरी उनके लेवल पे बंदे जो बैठे वहाँ, ऐसे ही द्विवेदी सर थे, ऐसे एडिशनल सेक्रेटरी होम जो है वो भी बैठे। कोई इतना चलते फिरते कोई सड़क छाप बंदे मेरे जैसे ने नहीं बना दिया है, देखो जी ऐसा नहीं है। वो बहुत लेकिन अब टेंडरिंग प्रोसेस भी शुरू हो गया है और जल्द भी एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, एग्जाम शुरू होंगे। इससे क्या आप सारे एस्पायरेंट जो है वो संतुष्ट हैं? देखिए दीपक जी, मैं टेंडरिंग प्रोसेस मैंने भी नोटिस देखा, मैं थोड़ा हैरान भी हुआ उस चीज को लेके कि जिस चीज की हमें डर था कि भाई ये वही करते हैं। मैं दीपक जी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। यूपी में एग्जाम हुआ 2017 को, पीएसआई उसका पुलिस की भर्ती हुई, धांधली हुई, कंपनी को बाहर नहीं किया गया, कंपनी का ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं निकाला गया दीवार का। 19 में वही कंपनी शामिल हुई पेपर में, पेपर करवाने के लिए, फिर से स्कैम हुआ। तो ये अभी 22 में फिर से पीएसआई की भर्ती हुई, फिर से स्कैम हुआ, जिसके बहुत चर्चे पीएसआई स्कैम के दौरान आए थे यूपी की, जिसकी बड़ी एग्जांपल दी गई थी फिल्ट्रेशन की। सीबीटी बेस्ड था, सीबीटी बेस्ड एग्जाम था। तो दीपक जी मुझे बताइए कि अगर इस तरह के तरीका जेकेएसएसबी में वही है, मेरिट ट्रैक थी, ब्लैक लिस्ट थी, बाकी जगह हमारे यहाँ उसको दोबारा अभी भी नहीं करा गया, ऑफिशियल हमें ऑर्डर नहीं मिला है। अगर ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकला है वो पार्टिसिपेट कर सकती है, टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है। जेकेएसएसबी ने क्या मैकेनिज्म बनाया, मैकेनिज्म वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए, पब्लिक नोटिस में डालिए उसको, पब्लिक डोमेन में डालिए ना, हमें देखना है उस चीज को कि जो कंपनियां बाहर ब्लैक लिस्ट कहीं उनके कराए हुए एग्जाम जो है वो सवालों के घेरे में आए हैं, उनको रोकने के लिए क्या काम किया है। ये टेंडरिंग प्रोसेस में किस तरह से धांधलियां करते हैं आपने देखा। मेरिट ट्रैक और वर्सेस जेकेएसएसबी वर्सेस एनडी इन्फोसिस जो केस था उसमें देखा आपने लास्ट मूवमेंट पे कैसे उस समय के चेयरमैन, अभी के चेयरमैन। तो आप संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट तभी होंगे टेंडरिंग प्रोसेस हो, बिल्कुल बहुत अच्छा है टेंडरिंग प्रोसेस हो। नया जो एग्जाम है सीबीटी एग्जाम देने का, उनकी तैयारी जो टेंडरिंग सीबीटी के लिए हो रही है बहुत अच्छा है। लेकिन दीपक जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इससे पहले सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं वो एक ब्लैक लिस्ट, एक जो कंपनी है टर्मिनेट किया गया, उसके सवाल उसके कराए गए एग्जाम, जो उसके कराए गए एग्जाम है वो सवालों के घेरे में आए हैं, एक बार नहीं आए, बार बार आए हैं। चाहे तो इन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे कौन रहा है? मिल तो रहे ना इनको कॉन्ट्रैक्ट। जो यूपी में फेल हो गई, एमपी में फेल हो गई, गुजरात में फेल हो गई, तो उन्हीं ब्लैक लिस्ट एजेंसियों को तो यहाँ पर मिल रहा है ना। ये कौन दे रहा है? उनको कोई पूछ रहा है? एक बड़ा एक वैसे नॉन सीरियस जैसा है, लेकिन एक बॉलीवुड में कोई हिंदी सॉन्ग है ऐसा, दिल्ली से गई पुणे, पुणे से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, कुछ ऐसा है, फिर भी ना मिला सजना, बस बिल्कुल वही है। गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से यूपी, यूपी से उत्तराखंड और जेएंडके में। अब मुझे बताइए दीपक जी, ये सारी की सारी स्टेट कांग्रेस रूल्ड है, आम आदमी पार्टी रूल्ड है, तो फिर आम आदमी पार्टी लेके आई होगी यहाँ पे, कांग्रेस लेके आई होगी यहाँ पे। गुजरात में किसकी सरकार है? भाजपा की। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की। यूपी में किसकी सरकार है? भाजपा की। और यहाँ किसकी सरकार है? उत्तराखंड में किसकी सरकार में हुआ था? भाजपा की। तो भाई कौन ला रहा है? मैं नहीं कहता कि भाजपा लेके आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक इनको एक शरणागत में जाते हैं, राजनीतिक शरण लेते हुए उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम होता है। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा माननीय एलजी साहब ने लाया इनको ना, बिल्कुल नहीं। जो लोग ये इनका कहाँ इनका लिंक है, ये जांच एजेंसियां देखें। और क्यों इनके लिए क्यों छोड़ा गया? एक जगह टर्मिनेट हुई है, उत्तराखंड में जब ये पेपर ले रहे थे तो कोर्ट में केस चला गया, कोर्ट में केस चला गया। उनको कहा कि भाई ये पेपर जो है लीक हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उस समय तो उनको स्टे ऑर्डर नहीं मिला, बाद में देखा तो पेपर कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इस तरह की घटनाएं हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जब हुआ, मध्य प्रदेश में क्या कहा गया दीपक जी? मध्य प्रदेश में ये कहा गया कि ऐसा जो बोर्ड है वहां पे, व्यापम बोलते हैं, व्यापम घोटाला बहुत फेमस है, लेकिन वो घोटाले के बाद उसका नाम बदल दिया गया। प्रोफेशनल एंट्रेंस जो है उसका एग्जामिनेशन कराता है वो बोर्ड, अब उसका नाम बदला है। तो जो वो बोर्ड है उसमें क्या हुआ, 3 एग्जाम थे, तीनों एग्जाम में क्या हुआ है कि इसी कंपनी ने कराया।
अब ये कंपनी जब करा रही है एग्जाम तो कॉम्प्रोमाइज हो गए, अभी तो जी पता नहीं चला। तो कमेटी उनका बोर्ड ने जब खुद इंक्वायरी करी उसमें कुछ नहीं दिखा। जैसे हमारे यहाँ जेई की हुई थी, सीबीटी जो हुआ था जेई में हुई थी, डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी हुई, कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब उन्होंने स्पेशली आईटी का कोई बंदा बुलाया, उससे इंक्वायरी करी, तो 10 में से 7 एग्जाम क्लीन निकले, लेकिन 3 एग्जामों में धांधली पाई गई। तो क्या तो किया था इन्होंने? जो लोग नहीं, जो लोग इन ब्लैकलिस्ट एजेंसीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल जी, ऐसी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारा भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जम्मू कश्मीर के युवा के साथ। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सीबीटी और ओएमआर को लेकर भी कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। इस पर आप सारे एस्पायरेंट क्या सोचते हैं कि क्या ये सीबीटी और ओएमआर ये प्रोसेस सही है, नहीं है, क्या क्या? देखिए दीपक जी, ये जो सवाल आपने किया स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ ये सवाल। परसों जब नोटिस आया है, कल से नोटिस आया जब, तो उसके बाद से एक हो गया, तो एक बड़ा वेलकमिंग स्टेप भी कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने इसको अपोज भी किया। तो इसके दो हैं दीपक जी, ना ही सीबीटी अच्छा है, ना ही ओएमआर अच्छा है, और सीबीटी भी बहुत अच्छा और ओएमआर भी बहुत अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि कराने वाले की मंशा क्या है। देखिए, अगर आप कहें इसको कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है सीबीटी में, तो यही सीबीटी हुआ था सीजीएल में 2017 में, कॉम्प्रोमाइज हो गया। सीबीटी ही होता है जेई मेंस, उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है पेपर। ऐसे ही जो है इसका एग्जामिनेशन जो है हमारे पुलिस सर्विस के एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें भी कई बार कॉम्प्रोमाइज हुआ है। लेकिन अगर वही मंशा हो कि भाई हमने ये नहीं होने देना, तो इस बार के जो जेई का पेपर हुआ उसमें, नीट का एग्जाम हुआ उसमें क्या किया, अगर उन्होंने करने मतलब उनको धांधली करने से पहले ही रोक लिया। ऐसे ही दीपक जी, अगर ओएमआर की बात करें तो ओएमआर बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम जेएनके का जो अभी जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ, लेकिन यही ओएमआर बेस्ड यूपीएससी करा रही है, यही ओएमआर बेस्ड पेपर यूपीएससी करा रही है, वहां कुछ नहीं होता है। तो यहाँ टोटली मंशा है, जिसकी मंशा है ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कंडक्ट कराने की वो कराएगा, जिसकी मंशा नहीं है वो पेपर बाहर आने से पहले ही बेच देगा, जैसे कि हमने देखा पीएसआई के टाइम पे, जैसे कि हमने देखा फाइनेंस के टाइम पे। तो यहाँ मेरा स्पष्ट है कि हाँ, जेएनके में एक और चीज देखनी पड़ेगी। जेएनके में अभी सीबीटी एग्जाम हुए हैं जो, तो 16,000 के आसपास कैंडिडेट थे, कुछ एक पेपर है जिसका जानकारी आई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा शिफ्टिंग जो है करनी पड़ती है। तो शिफ्ट में कहीं ना कहीं एक बात आती है कि भाई नॉर्मलाइजेशन को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। आज भी जूनियर असिस्टेंट का जब मुद्दा देखते हैं वो कोर्ट में चला गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर, हालांकि वो फॉर्मूला है, बट मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ कोई 30-35 लाख यूथ पार्टिसिपेट कर रहा है किसी एग्जाम प्रक्रिया में। जो यूजीसी करता है, जो उसका, मैं यूजीसी कर रहा हूँ, माफ करना, जो यूपीएससी करता है वो उसमें लगभग 10 लाख, तो इसके लिए 10 लाख कैंडिडेट तो इसके लिए बैठता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए बैठता है। ऐसे ही हम एसएससी की बात करते हैं, वहां सीबीटी होता है, सीजीएल की बात करें सीबीटी होता है, लेकिन यूपीएससी की बात करें वो हमारे बीच 10 लाख बच्चे की पूरे देश में होता है। जम्मू कश्मीर में 1 लाख 1.5 लाख के आसपास बैठते हैं, 1,36,000 तो फाइनेंस में बैठे थे, जो कि सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट मानते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ दीपक जी कि रिक्रूटमेंट में जब अगर ओएमआर बेस्ड पेपर, बड़ी रिक्रूटमेंट में ओएमआर बेस्ड पेपर कर रहे हैं, तब भी सरकार को इसकी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए अभी के लिए जो पेपर है ये किसी सिटिंग जज के अंडर, किसी ना किसी सिटिंग जज के अंदर जो है ये उसकी सुपरविजन के अंडर ये सारा प्रोसेस हो जेकेपीएसआई का, सो दैट ये जो एग्जाम प्रक्रिया है फेयर तरीके से हो, ताकि ये ऐसी इस तरह की धांधली एक क्रेडिबिलिटी इसकी बनेगी। दूसरी चीज दीपक जी, सीबीटी की अगर बात करें तो छोटे पेपरों के लिए अगर सीबीटी के लिए ऑप्ट करते भी हैं, उसमें भी प्रॉपर जो आईटी अभी जो साइबर सिक्योरिटी के प्रॉपर टूल्स हैं इंप्लीमेंट हो। जेएनके में आईटी एक्सपर्ट जो है जेकेएसएसबी को तो जो जेएनके सरकार है वो करे, जम्मू कश्मीर सरकार के पास है, वो उनको एक आईटी एक्सपर्ट, एक दो आईटी एक्सपर्ट डेपुटेशन में भेजे, ताकि वो ये लूप होल्स देखे कि कैसे ये गड़बड़ियां होती हैं। भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिस्टम की लूपिंग को लेकर इनको कोई कंसेप्ट ही नहीं था, स्पाई को लेकर इनको कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मेटल डिटेक्टर तक की कि भाई छोटे मेटल डिटेक्टर जो कि इवन की ताबीज जो गले में है, कोई रिंग है, वो भी अंदर ना जाए, इसके लिए छोटे मेटल डिटेक्टर लाओ। बड़े मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट होती नहीं चीजें, वो चीज नहीं। डिजिटली जो है ये इनका जो पेपर होते हैं उनको कैसे ट्रैक करना, वो ट्रैक तो करना मुश्किल होता है, मैं नहीं कह रहा मुश्किल नहीं, आसान होता है, लेकिन फिर भी गलतियां जो है वो अगर ब्लैक लिस्ट फॉर्म्स को लाओगे तो होंगी। कई बार तो पेपर कंट्रोलर की आईडियों से पहले ही ले लिया जाता है, पहले ही निकाल दिया जाता है, जैसे कि हमें मध्य प्रदेश में मिला देखने को सीबीटी के मामले में।
क्योंकि एक्सेस तो कंट्रोलर के पास होता है, और वो ऑडिट करने के लिए बहाने से पेपर उन्होंने एक्सेस किया और पहले ही बेचना शुरू कर दिया पेपर। तो इस तरह की मतलब ये सारा खेल जो है वो मंशाओं का है। मंशाएं साफ हैं, शुद्ध हैं, तो आप जो जिस मर्जी प्रोसेस से करें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मैं क्योंकि आपकी बात है कि ये हमारा एक है कि आप जो है पहले अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, उसके बाद जो है आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, उसके बाद आप पेपर दीजिए जिस भी मोड में लगता है। हम किसी मोड के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ है धांधलियों के। और अगर फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस आपको जो है प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए आपको कुछ सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे, कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। फिर वो चाहे डेपुटेशन में किसी आईटी एक्सपर्ट को बुला लीजिए जेकेएसएसबी में, चाहे जेकेएसएसबी के जो एक्सपर्ट है उनको साइबर की ट्रेनिंग कराइए, जो भी आपको रखना है, लेकिन वो लेने पड़ेंगे। ऐसे ही जो कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है उनको पेपर लेने के लिए अलाउ मत करिए। चाहे फिर आपको कंपनी कोई नहीं मिलती है तो खुद ही क्यों ना कराना पड़े, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना लगाना पड़े। सरकार को एक पेपर कंडक्ट कराने में, दीपक जी आपके दर्शकों को बता दूं, 60 से 70 रुपए प्राइवेट कंपनियों को देते हैं एक लड़की के, और सीबीटी कराना हो तो 250 के आसपास, जो कि महंगा पड़ता है, 250 के आसपास जाता है, 270 300 भी मान लेते हैं। अगर इतना प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है तो भाई हमारा पैसा है, हम लोगों ने दिया है, हमारे पैसे से क्यों नहीं करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं खड़ा कर लेते हैं? क्या जम्मू कश्मीर सरकार के पास मशीनरी नहीं है? मैन तो है, तो करिए ना। नहीं, सब चीजें हैं, लेकिन वो कई बार जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं वो हो सकता है मोटा पैसा भी देती हैं, उनसे कमाई भी होती है, तो करना पड़ता होगा। लेकिन ये जितनी भी बातें अभी जब से ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं, जो भी हो रहा है, इसमें कहीं आप सारे लोग तो राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? देखो जी, ये कैसा आरोप लगा रहे हो आप राजनीति? लेकिन हाँ, अगर ये राजनीति है, मुझे जहां मैं समझता हूँ ये आपका आरोप तो नहीं होगा, ये लगभग सभी लोग लगाते हैं, लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगा इस बात पे, लेकिन हाँ ये आरोप देखने को मिलता है। तो अगर ये राजनीति है, युवाओं के लिए बोलना राजनीति है, तो हाँ मैं राजनेता हूँ। अगर अपने हक के लिए राजनीति है तो हाँ मैं राजनेता हूँ। देश का 5.5-6 लाख जो प्रदेश का 5.5-6 लाख जो युवा है, अगर उसके हक के लिए उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर वो मेरे साथ आके खड़े हैं या मैं उनके साथ आके खड़ा होकर कुछ बोल रहा हूँ, तो हाँ अगर उसको राजनीति कहोगे तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। और अगर इस राजनीति से किसी का भला होता है तो मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं करूंगा। लेकिन जिन नेताओं का ये दायित्व है कि वो इन चीजों पर बोलें, पेपर लीक हुए हैं, अगर स्कैम हुआ है इस पर बोले, तो नेता तो बोलते दिखते नहीं है। उसके पीछे क्या कारण लगता है? दीपक जी कैसे बोलेंगे? मैं जम्मू के ही बड़े विख्यात चैनल की अभी एक 2 दिन पहले कोई क्लिपिंग चल रही थी, जिसमें जो वर्तमान में देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके कोई डीडीसी मेंबर थे, तो उनका नाम आ रहा था कि उनके बेटा जो है वो उसमें है, एफआईआर में नामजद है। ऐसे ही अगर आप बात करें नेताओं की, बाकी तो कुछ नेता बोले हैं, कुछ पूर्व मंत्री जो है वो बोले हैं इस बारे में। वर्तमान में जो कुछ नेता हैं, स्वाभाविक और डंके की चोट पे इवन की कुछ लोगों ने उनको घेरा और उनके मुंह से करवाने की कोशिश करी है कि हाँ भाई ये चीज आप बोलिए, हमारे सपोर्ट में बोलिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो गलत हुआ है सो गलत हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नेता जो जब सत्ता में थे तो उन्होंने सत्ता का लोभ लिया, जब वो पावर में सत्ता के बाहर रहते हुए पावर में रहे तो उसका उन्होंने फायदा लेके अपने बच्चों को कहीं बैंकों में डकैतियां करी हैं, एक तरह से बैंकों का पैसा खा लिया, कहीं बच्चों को अपने एडजस्ट करा लिया, कहीं अपने रिश्तेदारों को करा लिया। आज वो आके हमें सबक सिखा रहे हैं, आज हमारे लिए बोल रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। उनका काम इतना था कि वो युवाओं के साथ नाइंसाफी ना होने देते, सारी जिंदगी ये यही करते रहे कि कश्मीर की पार्टियां हैं, कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं, इन्होंने राजनीति करी है हमारे साथ। तो ये कौन सी राजनीति? ये हमारे साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज अगर धांधलियां हुई है तो इसमें क्या मतलब हुआ? अगर जम्मू के किसी एक एरिया में अगर ये गड़बड़ियां हुई हैं तो क्या इसमें जम्मू का पक्ष लेने के लिए खड़े हो गए तुम लोग? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम लोगों को सोचना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर के युवा की बात है, यहाँ हम यूथ मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब डिफरेंस जो इसमें दिख रहा है कि वो करप्ट लोगों के साथ, जो नेता हैं जिनका ये दायित्व था कि वो करप्शन को खत्म कर दे, वो करप्ट लोगों के साथ खड़े, वो दिखते हैं, साफ दिखते हैं कि ये खड़े हैं, बोल नहीं रहे हैं तो खड़े हैं। दीपक जी मैं अभी तो कह रहा हूँ कि एक बड़ी देश की बहुत बड़ी पार्टी, उसका एक उसके मतलब एक इस समय एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो, उनका बेटा, अगर इसमें उनका बेटा नामजद हुआ है एफआईआर में, उनका भी नाम उसमें लिखा हुआ है कि आप ये, अब मुझे बताइए पार्टी ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया है? पार्टी ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया है? कोई एक्शन लिया है? कोई एक्शन नहीं लिया है। अब अगर राजनीति उनके मतलब उन्हीं के पार्टी के कुछ, मैं सभी नेताओं की नहीं बात करता हूँ, लेकिन कुछ नेता उन्हीं के पार्टी के क्या कह रहे हैं,
कह रहे आप थोड़े और इकट्ठे हो जाओ, थोड़ा और प्रेशर बनाओ, ये हमारी सुनते नहीं है, ये इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, इलेक्शन होने नहीं देना चाहते कि आप नहीं होने देना चाहते। आप लोग देख रहे हो कि आपके कारनामे क्या है, वो जनता के सामने खुल रहे, एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर, कितने पेपरों में धांधलियां हुई है आपके रहते हुए, ये सब काम हुआ है। जो नहीं, मैं लोग एक और चीज, विंकल जी ज्यादा लंबा तो नहीं हम करेंगे, हमें लगता है कि ज्यादा समय हो रहा है, लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, जिन लोगों के नाम उसमें हैं, क्या वो नाम सही है? जो उनमें भी कुछ लोगों को बचाया गया है, उनका एफआईआर में नाम डाला ही नहीं गया, और ये भी कुछ इस तरह का देखने को आप लोगों को मिल रहा है। देखिए दीपक जी, अगर हम एफआईआर को देखें ना, तो एफआईआर में बड़ी मतलब कुछ लोग तो कर रहे हैं उसको, गलत हम गलत कोट नहीं करेंगे, उसमें अननोन जो दो है, अननोन जेकेएसएसबी ऑफिशियल, अननोन प्राइवेट पर्सन और अननोन मैरिट जो एम्प्लॉइज उनकी बात करें, तो तीन ऐसे कॉलम है जहां कोई भी आ सकता है, तो उसमें एक बड़ा स्कोप बनता है, वो अनकाउंटेबल है। तो कौन है वो भारत के किसी भी हिस्से का, भारत में भारत के किसी स्टेट में रहता हुआ पर्सन उसमें अंदर आ सकता है, ऐसा मैं उसमें हम समझते हैं टेक्निकली वो ये चीज है। लेकिन हाँ, उसमें धाराओं की बात करें हम, तो जिन लोगों ने जेकेएसएस में, मैंने आपको शुरू में ही कहा, जेकेएसएस में टेंडरिंग प्रोसेस से लेके, टेंडरिंग प्रोसेस में टेंडर डॉक्यूमेंट को अगर आप देखा जाएगा, दीपक जी मेरे पास वो टेंडर डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दूंगा पक्का वो टेंडर डॉक्यूमेंट, आप उसमें देखेंगे उस टेंडर डॉक्यूमेंट में जो जो चीजें लिखी हैं उसके हिसाब से क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है तो उन लोग जो चेयर पे उस समय पर्सन थे उन्होंने अपनी चेयर का मिस यूज किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये उसके मैंडेट है सीबीआई का, वो कार्रवाई करे। हाँ, ये जरूर ध्यान रहे कि भाई कार्रवाई जब करनी है तो निष्पक्ष रहे, ऐसा नहीं है कि भाई किसी से पक्षपात हो, जो कि हो भी रहा है। सीबीआई जो है, मैंने कहा सीबीआई पे सवाल था ना, क्योंकि हमारा शुरू से इसीलिए था कि सीबीआई की जो क्रेडिबिलिटी है दीपक जी, वो सवालों के घेरे में नहीं है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल एजेंसी है। कहीं किसी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कुछ करा होगा, उनको बदनाम करने की कोशिश करी होगी, लेकिन हमारी नहीं है, क्योंकि हमें भरोसा है एक तो न्यायिक प्रक्रिया पे और दूसरा जुडिशरी पे, नहीं दूसरा जो है सीबीआई पे, जुडिशरी पे तो है, उसके साथ साथ सीबीआई पे। हमने दो ही जगह मांग करी थी कि हमारी जो जांच तो जो एक सिटिंग जज के अंडर हो, जहां फिर सीबीआई के अंडर हो, तो सीबीआई के अंडर हुई, हमारी खुशकिस्मती थी, आज उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन अभी ये अधूरी है, हमारी लड़ाई सिर्फ जेकेपीएसआई के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई है जो करप्शन हो रहा है भर्ती प्रक्रियाओं में, उसके खिलाफ है। फाइनेंस में ये बाकी है, ये सिर्फ हुआ नहीं है, बाकी जो एग्जाम जहां कहीं गड़बड़ी दिखती है, जो कोई गड़बड़ी करके अंदर गया है, जो अभी इवन की जॉब में कहीं जॉब कर भी रहा है, उसके खिलाफ भी अगर कोई सबूत मिलते हैं, सीबीआई को चाहिए उसको चार्जशीट करे और उनको नौकरी से कर दिया, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि नौकरी में अंदर घुस जाने पे आप दीपक जी देखिए, फायर एंड इमरजेंसी वाले जैसे नौकरियों के अंदर चले गए हैं, अब उनके साथ क्या हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन हमारे साथ ये इसके अलावा, हाँ, अंत में मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो एस्पायरेंटों की तरफ से, वो आप कह दें ताकि हम इसको खत्म करें। मैं आपके माध्यम से एस्पिरेंट को कुछ चीजें कहना चाहूंगा। जितने भी एस्पिरेंट हैं, स्वाभाविक है मैं सबके साथ संपर्क में भी हूँ, उसके साथ साथ अभी जो आपके चैनल के थ्रू मुझे देखना चाहेंगे और आम जनता भी, देखिए आप लोग सतर्क रहिए। सतर्क किस मामले में कि कौन सी कंपनियां कब कहां क्या धांधली कर रही हैं। आप देखिए एक छोटा सा मैं समय देखिए, समय बढ़ रहा है, लेकिन आप देखिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में एग्जाम हुआ, उसमें जिस कंपनी ने एग्जाम कराया वो उसमें धांधलियां पाई गई, कोर्ट ने धांधलियां देखी, जब कोर्ट ने जब जांच के लिए कहा तो धांधलियां पाई गई, तो एग्जाम रद्द हुआ। दोबारा से जब एग्जाम हुआ, उसी कंपनी के मालिक ने अपना एक मिरर यानी कि एक और कंपनी बना के उस कंपनी को भेजा, और उसने यानी कि रिश्ता नाम नया, रिश्ता वही नाम नया, मालिक ने एक और कंपनी बनाई, दोबारा पार्टिसिपेट किया और बेशर्मी के साथ फायर एंड इमरजेंसी के जो बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है फायर एंड इमरजेंसी का, उसने उसको अलाउ कर दिया। इसी प्रकार से वही कंपनी आज बॉर्डर बटालियन जो है उसमें पेपर करने जा रही है, वही कंपनी, उसी कंपनी का मालिक। आप लेटर देखिए, पब्लिक में पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, जो लिखा है उसमें भी एग्जाम कराने जा रही है। तो आप क्या सोचते हैं, जो एक बार यहाँ धांधली कर सकता है, बॉर्डर बटालियन वाले हो, आप लोग देखो अलर्ट हो जाओ, ये मीडिया में दो, गवर्नर साहब को दो, रिप्रेजेंटेशन दो, गवर्नर ग्रीवेंस सेल में डालो ये चीज कि हाँ ऐसी कंपनी है, सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ सबूत पड़े हुए हैं, कोर्ट में उसके खिलाफ केस हुए हैं, उसका ओनर देखिए, आपको सब कुछ मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन पीडीएफ बना के दीजिए, अलर्ट रहो। अभी अगर जैसे जो अभी
जेकेएसएसबी टेंडरिंग करा रही है, मेरी जेकेएसएसबी से एक रिक्वेस्ट है, आप अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एक चीज करिए, जैसे टेंडरिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है तो आप इसमें जो कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है सबको, हम जानते हैं बाकी चीजें सीक्रेसी क्लॉज में आती हैं, लेकिन सारी कंपनियों को नोटिफाई करना है कि इन कंपनियों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया टेंडरिंग प्रोसेस में। उसके लिए अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो भाई मेल दे दीजिए, उसमें हम अपनी रिप्रेजेंटेशन डाल देंगे। अब उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे आपको पता चल जाएगा, आपके पास मुझे, मैं जेकेएसएसबी के चेयरमैन को मैं उनको नहीं कहूंगा, लेकिन बाकी जो भी लोग आए नए लोग हैं, हो सकता है नहीं पता चले, लेकिन ये चीज ऐसी है कि हम एक बार गलती करके अगली बार सीख लेंगे, ये वो नहीं है। एक बार अगर आप गलती करते हो और लगभग उस समय 800 से 900 युवाओं के साथ नाइंसाफी होती है जो आपके ऊपर बढ़ती है, तो आपको ये चाहिए कि आप उस चीज को पब्लिक करो। उसके बाद जब कंपनियां अगर क्लीन आती है, उन कंपनियों को पार्टिसिपेट करें, तो बाकी कंपनियों से पूछो, एनओसी लीजिए उनसे कि भाई कहाँ ये चीजें इन जगह आपने पेपर कराए हैं, उनसे एनओसी लीजिए कि आपका कोई हाथ नहीं था। पर क्रेडिबिलिटी अगर किसी सवालों के घेरे में है तो मुझे लगता है उसको पेपर में नहीं अलाउ करना चाहिए टेंडरिंग प्रोसेस। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद आपका, आपके चैनल के माध्यम से जो है मुझे हर बार जब भी मौका मिलता है तो आप मौका देते हैं, धन्यवाद। हमें ये विषय ऐसा है कि इस पर चर्चा होना जरूरी है, और करप्शन इतनी बढ़ गई है कि आप सोच नहीं सकते। करप्ट लोगों को बचाने का प्रयत्न जो है वो आज से नहीं, लंबे समय से चल रहा है, और बचाने का तरीका ऐसा है कि लोगों में ऐसा मैसेज कन्वे हो कि गवर्नमेंट जो है वो कार्रवाई कर रही है। अब ये पहले वाला समय तो रहा नहीं है, लोग काफी अवेयर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, लोग हर चीज जानते हैं और अब उठकर सामने आ भी रहे हैं। कितने लोगों को रोकेंगे लोग, क्योंकि पहले तो लोगों को मरवा भी दिया जाता था, जहां पे ये भी समस्या थी, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से काफी चीजों पर रोक लगी है। अब ये जो सवाल उठ रहे हैं और ये जो ट्रांसफर चल रही है यहाँ से वहां, किसी का एफआईआर में नाम डालना है, किसी का नहीं डालना है, अपने तौर पर जांच कर रहे हैं लोग, जो एस्पायरेंट कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं ये है, ये सबूत है, इस पर कार्रवाई करो, उस पर कार्रवाई हो रही, अपने तौर पर क्या किया जा रहा है, ये भी एक सवाल है। और हमें लगता है कि इन सवालों के जवाब जल्द लोगों को मिलने चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है उपराज्यपाल साहब पर, तो वो भी एक सवालों के घेरे में है कि ये कैसे हो रहा है, कौन लोग करवा रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।